पार्टनर नए साझेदार का प्रवेश, पहले तो एक पॉइंट है क्या, कोई पार्टनर्स, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। दो पार्टनर्स हैं, सपोज कीजिए ए और बी, ये बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं अच्छा खासा, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो सपोज कीजिए ये है, यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसको इस अनुपात में, इस रेशियो में क्या करेंगे, बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इन्हें लग रहा है कि इनका बिजनेस अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, बिजनेस बढ़ेगा तो इसके अंदर क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, बिजनेस को मैनेज करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस बिजनेस को मैनेज कैसे करेंगे, बिजनेस की एक्टिविटी जो आएगी उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। इनको लग रहा है कि इनका बिजनेस अगर बढ़ेगा तो इन्हें एक और आदमी चाहिए होगा बिजनेस के अंदर, ठीक है। ये चाहते हैं किसी ऐसे आदमी के पास में जिसको मैनेजमेंट की अच्छी एबिलिटी हो, अच्छा ज्ञान हो मैनेजमेंट का, या बिजनेस का प्रबंधन करने का बहुत अच्छा नॉलेज हो, ठीक है, जिसको 10-12 साल हो गए एक्सपीरियंस है बिजनेस चलाने का। ये गए सी के पास और उसको जाके कहेंगे कि हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप एक काम करो, हमारे पार्टनर बन जाओ, हमारा एक नया साझेदार बन जाओ, ठीक है। सी कहेगा क्यों भाई, मुझे क्या बेनिफिट होगा, तो ये कहेगा कि हम आपको प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, ठीक है। अब जो भी आपको लग रहा है कि आपको हमारे प्रॉफिट में कितना शेयर चाहिए, कितना हिस्सा चाहिए, उतने हिस्से के लिए आप हमारे बिजनेस में आ जाओ, हम आपको एडमिशन दे देते हैं, ठीक है। तो बिजनेस में नए साझेदार का प्रवेश कई रीजन से हो सकता है, या तो पुराने पार्टनर्स को जरूरत होगी, या कोई पार्टनर खुद जा सकता है किसी के पास कि मैं आपका साझेदार बनना चाहता हूँ, मैं इतना अच्छा काम कर लूंगा, मैं इतना अच्छा प्रॉफिट कमा लूंगा, ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है XYZ। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर कि जब भी कोई नया पार्टनर किसी बिजनेस में आएगा, ठीक है, पार्टनर्स जिस बिजनेस को चलाते हैं उस बिजनेस का हम नाम रखते हैं फर्म, क्या बोलते हैं उसको, फर्म। जब भी कोई नया पार्टनर किसी फर्म में आएगा तो इस सिचुएशन में हमें अकाउंटिंग क्या क्या करनी है, क्या हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे, किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग की जाएगी, वो सारा पॉइंट अपन इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जब भी कोई नया पार्टनर किसी बिजनेस में एंटर होगा, नया साझेदार व्यवसाय में जब आएगा, तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होने वाली है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है उसके आने से। प्रॉब्लम्स अराइजिंग व्हेन न्यू पार्टनर, ठीक है, नए साझेदार के प्रवेश पर, नए साझेदार के प्रवेश पर उत्पन्न समस्याएं। थ्योरी का क्वेश्चन आया था इसके ऊपर एक बार आपके 4 नंबर का, कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है, उनको समझाइए। थ्योरी का क्वेश्चन था अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है इनको अच्छे से देखना। ये जो प्रॉब्लम मैं लिखा रहा हूँ ना, यही आपका पूरा चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है ये नए पार्टनर के आने पर, कि जो पुराने पार्टनर्स थे, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया, ए और बी पुराने पार्टनर है जिनका अनुपात क्या था, ये जो भी लाभ होता था, जो भी प्रॉफिट होते थे, उसे ये इस रेशियो में बांटते थे। सी के आने पर क्या होगा, क्या इनके रेशियो में चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि पता है पहले जहां 2 पार्टनर हिस्सा बांटते थे, अब तीसरे पार्टनर को भी इन्हें हिस्सा देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके ऊपर एग्जाम में 2-2 नंबर के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं, वो यही होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। नए लाभ हानि अनुपात की गणना करनी पड़ेगी अपने को। इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले दोनों लैंग्वेज में लिखेंगे। नए लाभ हानि अनुपात की गणना करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो सबसे पहली समस्या ये है, इसके ऊपर हमारी कम से कम 2 से 3 क्लासेस जाने वाली है, जब हम कैलकुलेट करेंगे नया रेशियो कैसे निकालें, ठीक है। और आपके एग्जाम में भी कंफर्म है 2 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली समस्या क्या हो गई, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है। दूसरी समस्या, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले अपने को एक पॉइंट और लिखना था। पहली समस्या तो थी कि नया पार्टनर जब आएगा तो क्या पुराने पार्टनर्स उसको ये कहेंगे कि भाई आप अब हमारे साझेदार बनने वाले हो, क्या बनने वाले हो, साझेदार। तो आप क्या डायरेक्टली बिजनेस में आ जाओगे और ऐसे आ गए मुंह उठा के और आपको हम पार्टनर बना लेंगे? नहीं, हमने कुछ पैसा लगाया था बिजनेस में, आपको भी तो कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी सबसे पहली प्रॉब्लम, इससे भी पहली प्रॉब्लम आएगी कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो वो कैपिटल कितने लेके आएगा, यानी कि न्यू
पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। नए साझेदार की पूंजी क्या होगी, नए साझेदार की पूंजी। तो सबसे पहली समस्या ये, अब इसका हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, नया पार्टनर जब आएगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा, नया लाभ हानि अनुपात, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास में, अब एक चीज समझना अच्छे से, ठीक है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देखना। ए और बी दो पार्टनर्स थे और अपन मान लेते हैं इनका लाभ हानि अनुपात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है, ठीक है। क्या मानते हैं, लाभ हानि अनुपात जो था इनका बराबर था। ये हर साल 6 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, कितना, 6 लाख हर साल। तो बता सकते हो दोनों का हिस्सा कितना होगा, 3 लाख। मैंने कहा ये हर साल नेट प्रॉफिट कितना कमाते हैं, 6 लाख रुपए। तो मैंने कहा ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3 लाख और बी का हिस्सा भी 3 लाख। तो मैंने बराबर बांट दिया। अब मैंने कहा इन्होंने एक नए साझेदार को एडमिशन दिया, अब आ चुका है सी बी, ए बी और सी, अब 3 हो गए। और मैंने कहा अब तीनों का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है, बराबर है। अब बताओ प्रॉफिट कितना मिलेगा, प्रॉफिट अभी भी 6 लाख ही हो रहा है। मैंने कहा अब इनका हिस्सा हो जाएगा, ए को मिलेंगे 2 लाख, बी को मिलेंगे 2 लाख और सी को भी मिलेंगे 2 लाख। अब ध्यान से समझना, क्या सी के आने से ए और बी को थोड़ा नुकसान हुआ है, तो जब भी कोई नया साझेदार आता है, नया पार्टनर बिजनेस में आता है, तो इस केस में पुराने पार्टनर जो होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस मतलब कुछ ना कुछ त्याग करते हैं और अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा किसको दे देते हैं, नए साझेदार को, नए पार्टनर को। अरे समझ में। तो अब हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन पार्टनर कितना हिस्सा देगा नए पार्टनर को। अब यहाँ तो साफ पता चल रहा है 1 लाख दे रहा है, इसको अपन को रेशियो में देखना है कि कौन कितना हिस्सा देगा, शेयर देगा, और वो शेयर कितना होगा उसके में क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास प्रॉब्लम जो आने वाली है वो यही प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस यानी कि त्याग की गणना करनी पड़ेगी, त्याग की गणना, ठीक है, कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया। यहाँ तो आपको साफ पता चल रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा सेक्रीफाइस कैसे निकालना, ठीक है। फोर्थ प्रॉब्लम आती है हमारे पास में, वो होगी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति की गणना करेंगे अपन। अभी ख्याति क्या होगी, किसी भी बिजनेस का नाम, किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन मार्केट में कितनी है, अच्छी है कि खराब है, वो क्या होती है, गुडविल होती है, ठीक है। कोई भी बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन होता है गुडविल का। जैसे मैंने एक दुकान खोल ली, अगर मेरा प्रॉफिट कम है तो पता है इसका रीजन क्या है, मेरी गुडविल नहीं है मार्केट में। लेकिन अगर मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मेरी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, लोग हम सबको जानते हैं, ठीक है, हमारे बिजनेस को जानते हैं। तो वो हमारे बिजनेस को जानेंगे, हम अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे, ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ज़्यादा कस्टमर कब आएंगे, जब गुडविल बहुत अच्छी होगी, अरे समझ में। तो अब बात यहाँ पर क्या आ रही है, सपोज कीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन डायरेक्टर साहब के पास पहुंच गया, अंबानी साहब के पास। मैंने कहा साहब मुझे अपना पार्टनर बना लो। क्या बोला मैंने, मुझे अपना पार्टनर बना लो। अंबानी साहब ने कहा देखो मेरे पास पूरे बिजनेस के अंदर 500 करोड़ रुपए लगे हुए। मैंने कहा मुझे पार्टनर बना लो। तो और मैंने उनको बोला मैं आपको 250 करोड़ दूंगा। क्या वो मुझे पार्टनर 250 करोड़ में बना लेंगे? नहीं बनाएंगे। वो कहेंगे कि मैं आपको 250 करोड़, तो ये 500 तो मेरा लगा हुआ ही है, अगर आप मेरे पार्टनर बनना चाहते हो इक्वल पार्टनर, तो 250 करोड़ में नहीं, मुझे आप दो 350 करोड़। मैंने कहा क्यों साहब? बोला आज तक मैंने मार्केट में अपना नाम कमाया है, ये 250 करोड़ तो आप मुझे सिर्फ पैसा दे रहे हो, जितना मेरा बिजनेस में लगा उसका आधा हिस्सा दे दिया आपने। आज तक जो मैंने नाम कमाया उसका पैसा कौन देगा, जिसकी वजह से आप हर साल प्रॉफिट कमाओगे? समझ में आ रहा है? मैं इसके पास गया, इसने मुझसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांगा, इसने मुझसे एक्स्ट्रा कितने मांगे? 100 करोड़ रुपए ज्यादा मांगे। पता है किस चीज के? गुडविल। 250 करोड़ तो किस चीज के मांग रहा है? ये मुझसे मांग रहा है कैपिटल का पैसा, कि जितना उसने लगाया उतना पैसा मैं लगाऊंगा, वो तो कैपिटल का हो गया। वो कैपिटल के अलावा भी कुछ आपसे मांगेगा। सपोज कीजिए
मैं एक दुकान खरीदने चला गया, उस दुकान के अंदर टोटल 10 लाख का माल पड़ा है, क्या वो मुझे दुकान 10 लाख में बेच देगा क्या? वो मुझसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मांगेगा। वो कहेगा आज तक मैंने मार्केट में अपना नाम जमाया, मैं हर साल प्रॉफिट कमाता हूँ, सपोज कीजिए 1 लाख रुपए, तो क्यों कमा रहा हूँ 1 लाख प्रॉफिट? मेरा नाम है मार्केट में, तो मेरे प्रॉफिट कमाने के पीछे मेरी गुडविल है। तो ये 10 लाख की तो मैं आपको चीज ही दे रहा हूँ, तो मैंने वो जो नाम कमाया उसका पैसा कहाँ है? अरे समझ में? तो ये हो सकता है मुझसे अपने बिजनेस के 12 लाख मांग ले, 13 लाख मांग ले। समझ में आ रहा है? तो जब भी कोई नया पार्टनर किसी फर्म में पार्टनर बनने जाता है तो उससे कैपिटल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं गुडविल। अभी गुडविल का भी अपने को एडजस्टमेंट करना है, ठीक है? गुडविल को हिंदी में हम कहेंगे ख्याति। अब इसका एडजस्टमेंट भी होगा, इसकी कैलकुलेशन भी होगी, ठीक है? आगे जाके अपन पढ़ेंगे, 2 से 3 दिन इस टॉपिक में भी अपने को लगेंगे, ज्यादा ही लगेंगे, ठीक है? और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी। तो अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आती है जब भी कोई नया पार्टनर आएगा? सबसे पहली प्रॉब्लम कौन सी हो गई? कैपिटल की। उसके बाद में प्रॉब्लम हो गई उनका नया लाभ अनुपात, न्यू रेशियो क्या होगा, सेक्रीफाइस क्या होगा, गुडविल का एडजस्टमेंट हम किस तरीके से करेंगे, और फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, अविभाजित लाभ हानियों का समायोजन, लाभ हानियों का समायोजन। अब ये क्या पॉइंट है समझना। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो क्या पुराने पार्टनर्स के बिजनेस में, यानी जो पुराने पार्टनर थे और भी वो अपने बिजनेस को चला रहे थे, क्या उनके पास में कुछ ऐसे प्रॉफिट हो सकते हैं जो आज तक उन्होंने आपस में बांटे नहीं? हो सकते हैं। या अगर हम अपने घर की भी बात करें तो क्या घर में हमारे पास कुछ गुल्लक पड़ा हो सकता है जिसमें हमने कुछ सेविंग करी हो? यस। तो जब पार्टनर्स थे ए और बी, मैंने कहा ये हर साल पता है क्या करते थे, जो भी प्रॉफिट होता था ना उसका एक हिस्सा साइड में रख देते थे कि हम बांटेंगे नहीं, इसको हम रिजर्व करके चलेंगे, कभी इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा। आ रहा है समझ में? तो इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट का एक हिस्सा रिजर्व कर लिया। क्या कर लिया? रिजर्व, रोक लिया, संचित कर लिया, ठीक है, कि अगर कभी इमरजेंसी आएगी तो हम इसमें से पैसा यूज ले लेंगे। क्लियर है पॉइंट? अब जब नया पार्टनर कोई आएगा सी, तो क्या सी को इसमें हिस्सा मिलेगा? नहीं। अब उसके आने पर इन रिजर्व का हम क्या करेंगे वो चीज भी हम देखेंगे। हो सकता है इन्होंने अपने जो प्रॉफिट्स थे जो हर साल ये कमाते थे, उस प्रॉफिट को अभी तक बांटा ही नहीं आपस में ए और बी ने, तो क्या जब सी आएगा तो उसको इस प्रॉफिट में हिस्सा देंगे? नहीं देंगे। आ रहा है समझ में? तो इस केस में इन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व का क्या करना है? ऐसे प्रॉफिट एंड रिजर्व जिन्हें अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, इसका भी हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक दिन की क्लास इस पे भी लगेगी। सर एक बार और तो समझो। ये पॉइंट, ए और बी पार्टनर्स थे, इन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा हर साल, और प्रॉफिट का हो सकता कुछ ऐसा हिस्सा हो जो इन्होंने बचा के रखा इमरजेंसी के लिए, कि अगर जैसे सपोज कीजिए 5 लाख का हर साल ये प्रॉफिट कमाते थे, तो इसमें से 1 लाख को तो पहले अलग कर देते थे और 4 लाख को आपस में बांट लेते थे, 2 लाख तेरे 2 लाख मेरे, हमने कहा 1 लाख को अलग कर दिया। इमरजेंसी हो सकती है कभी बिजनेस में, हमें कोई बड़े प्लांट खरीदना पड़ सकता है, मशीन खरीदनी पड़ सकती है, इसलिए इन्होंने बीच में क्या किया, हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अलग करते गए। अब सपोज करो जब नया साझेदार आएगा, नया पार्टनर आया, तो इनके पास प्रॉफिट इकट्ठा हुए पड़े, सपोज कीजिए 10 लाख रुपए, तो क्या इस पार्टनर को इस प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा? क्या नहीं मिलना चाहिए? बताओ क्यों? क्योंकि ये तो इन्होंने कमाया था, अब से जो प्रॉफिट होगा उसमें जरूर सी को हिस्सा मिल सकता है। तो इस प्रॉफिट का क्या करेंगे, क्या एडजस्टमेंट होगा, वो चीज मैं बता रहा हूँ, वो भी अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अभी तक तो मैंने आपको कोई चीज समझा ही नहीं है, अभी तक तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है, ठीक है? 1 बाय 1 करके इन सारे पॉइंट्स को अपन को डील करना है, ठीक है? ये हो गया पॉइंट। और एक पॉइंट सबसे लास्ट में हमारे पास बच जाता है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, कि नए पार्टनर के आने के बाद सभी पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी। जैसे हो सकता है ए और बी ने 5-5 लाख रुपए बिजनेस में लगा रखे थे, सी आया, सी ने कहा कि भाई मैं एडमिशन तो ले लूंगा लेकिन मुझे लगता है हमारे बिजनेस में और पैसा आना चाहिए, तो एक काम करो 2-2 लाख तुम और लेके आओ और मैं भी 7 लाख लेके आ जाऊंगा। हो सकता है ऐसा? यस। तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल का भी कई बार हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो अंतिम पूंजी का समायोजन, अंतिम
पूंजी का समायोजन भी हमारा एक टॉपिक आने वाला है। ये सारे पॉइंट अपन इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। यही पूरा आपका चैप्टर है, ठीक है। सबसे बड़ा चैप्टर अगर कहा जाए आपकी बुक के अंदर तो ये होने वाला आपके लिए। लगभग हमारी 20 से 22 दिन की क्लासेस इस चैप्टर के ऊपर जाने वाली। अगर संडे को हमने एक्स्ट्रा क्लासेस ले ली तो कम हो जाएगी, नहीं ली तो हमारी 20 से 22 दिन की क्लासेस जाएगी। एक 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का है इस चैप्टर में से। 6 नंबर का क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन आएंगे आपके 6 मार्क्स के। कितने? 4 क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन तभी आप कर पाओगे जब एक एक पॉइंट आप अच्छे से कवर करोगे, ठीक है। अब यहाँ तक इन पॉइंट्स को एक बार उतार लो, फिर अपन 1 बाय 1 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे वापस। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास नए पार्टनर की कैपिटल। इस केस में आपको करना क्या है, देखो स्टेप इसके ना अच्छे से समझना। 6 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली कर लोगे अगर सारे पॉइंट आपने अच्छे से कवर कर लिए तो। अब मैं फर्स्ट पॉइंट पे वापस आता हूँ। जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो इसकी कैपिटल जो है वो क्वेश्चन आपको हमेशा खुद ही बता देगा कि नया साझेदार जो है वो कितनी पूंजी लाने वाला है, कितनी कैपिटल लाने वाला है, वो क्वेश्चन आपको खुद बताएगा। हमें क्या करना है, सिर्फ इसकी कैपिटल की एंट्री करनी है, ठीक है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब बात ये आती है, नया पार्टनर जब कैपिटल लाएगा तो कितने तरीके से ला सकता है? 2 तरीके से नया पार्टनर कैपिटल ला सकता है, ठीक है। पहला तरीका क्या होता है, वो कैश ला के दे दे सीधा, बोलेगा ये पकड़ो कैश, कितना बना आपका हिस्सा बताओ मुझे, ठीक है। यानी नगद में ला सकता है। और दूसरा पॉइंट, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि नया पार्टनर जो है वो अपना पूरा बिजनेस लेके आ जाए आपके पास? होता है, कई बार ऐसा होगा कि ए और बी जो पार्टनर है वो एक अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो सी के पास जाएंगे और कहेंगे तेरा बिजनेस हमारे पास लिया, मिक्स कर लेंगे हम हमारे बिजनेस को और दोनों मिलके तीनों मिलके बिजनेस को चलाएंगे। ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में जो नया पार्टनर आएगा वो अपना पूरा बिजनेस लेके आ सकता है। और बिजनेस लेके आने का मतलब वो 2 चीजें लेके आएगा। क्या क्या लाएगा? वो अपने बिजनेस की सारी एसेट्स लाएगा और सारी लायबिलिटीज लाएगा, ठीक है। एसेट्स क्या होती है? मशीन, फर्नीचर, प्लांट, जिससे हम बिजनेस को चलाते हैं वो हमारे एसेट्स है। और लायबिलिटीज जिसका हमें पेमेंट करना होता है, बाकी पड़ा उसे हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। वो व्यवसाय ला सकता है, व्यवसाय का मतलब वो लाएगा संपत्तियां और दायित्व। वही समझाऊंगा, अभी अपन को यही तो पढ़ना है, हमें इनकी जनरल एंट्री समझनी है इस पॉइंट की, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे फर्स्ट, अगर कोई पार्टनर कैश लाएगा तो इसके में एंट्री क्या करेंगे, ठीक है। हम कौन है हमेशा याद रखना, हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे हम फर्म है, मैं वो व्यवसाय हूँ, पूरा बिजनेस हूँ, पार्टनरशिप वाला, ठीक है। मैंने कहा तीसरा पार्टनर जो आ रहा है सी, वो मेरे पास कैश लेके आएगा, तो मेरे पास कैश आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। बिजनेस में जब भी कैश आती है तो हमेशा क्या होती है? डेबिट होती है। तो हम इसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और 2 में मैं लिख दूंगा नए पार्टनर की कैपिटल। 2 हम लिखेंगे 2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यानी अगर सी आया तो मैं लिखूंगा 2 सीज कैपिटल, डी आया तो 2 डीज कैपिटल, और ये इतना उसका जो भी अमाउंट लेके आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। बस अपने को ये एंट्री करनी है, ठीक है। अगर कोई नया पार्टनर अपने साथ में एसेट्स एंड लायबिलिटीज लाता है तो क्या एंट्री करेंगे? तो जो भी वो एसेट्स लाएगा, सारी हमारे पास एसेट्स आ रही है। एसेट्स जब भी हमारे बिजनेस में बढ़ती है हमेशा डेबिट की जाती है। क्या की जाती है? डेबिट। तो एसेट्स आएगी हमारे पास, एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब एसेट्स में वो ऐसे सीधा नहीं बोलेगा ये लो ये एसेट्स आ गई, ठीक है, टोटल 5 लाख की एसेट्स आ गई। वो आपको बताएगा 2 लाख का मशीन लेके आया, 1 लाख की बिल्डिंग लेके आया, 50,000 का प्लांट लेके आया, इस तरीके से बताएगा। तो हमें भी हर एक चीज की अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी। मशीन लाया, मशीन अकाउंट डेबिट, प्लांट लाया, प्लांट अकाउंट डेबिट। समझ पा रहे हो? तो जितनी भी एसेट्स लाएगा उनको डेबिट करो। और बिजनेस में लायबिलिटीज हमेशा आने पर क्रेडिट होती है, लायबिलिटीज हमेशा बढ़ने पर क्या होती है? क्रेडिट। तो 2 में लिखूंगा 2 लायबिलिटी, ठीक है। और फिर 2 में देखो क्या वो एसेट्स और लायबिलिटी बराबर लाएगा क्या? नहीं। वो अगर 10 लाख की एसेट्स लाएगा तो 1 लाख की वो लायबिलिटीज भी लेके आएगा। तो पता नेट हमें उसके एसेट्स इस बिजनेस से कितना फायदा हो रहा है? 9 लाख।
भाई उसने मुझे 10 लाख की एसेट्स दी तो 1 लाख की लायबिलिटी भी तो दे रहा है। लायबिलिटीज का मतलब उसका पेमेंट हमें करना पड़ेगा। तो मैं इसे क्या कहूंगा, मैं कहूंगा देख 10 लाख की तेरी एसेट्स है, 1 लाख की तूने मुझे लायबिलिटीज दे दी, अब उसका पेमेंट तो मुझे करना पड़ जाएगा। तो नेट मुझे इसके बिजनेस से 9 लाख का फायदा हुआ, तो 9 लाख की उसकी कैपिटल बन जाएगा। समझ गए? तो अब हम लिखेंगे टू साइड में टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस ये हो गई हमारी एंट्री। सर ये कैश अकाउंट डेबिट कैसे ये जोड़ा? कैश जब भी हमारे पास आती है, पैसा आया हमारे पास तो कैश बढ़ती है। कैश जब भी बढ़ेगी ना हमेशा डेबिट होती है। ठीक है? कैपिटल दायित्व होता है हमारा, लायबिलिटी। लायबिलिटीज जब भी बढ़ती है हमेशा क्रेडिट होती है। तो वो जब आएगा तो कैपिटल बढ़ेगी हमारे पास नए पार्टनर की। ठीक है? तो कैपिटल बढ़ेगी तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। क्लियर? अब यहाँ पे उतारो एसेट्स आएगी तब भी डेबिट। एसेट्स हमेशा डेबिट होती है बढ़ने पर, लायबिलिटीज बढ़ने पर हमेशा क्रेडिट होती है। उतारो। अब एक एक एग्जांपल कर लेते दोनों के। लिखो एग्जांपल कॉपी में फटाफट, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखवाऊंगा मैं। लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले लिखो, हिंदी बोलूंगा तब हिंदी मीडियम वाले लिखो। X and Y आर इक्वल पार्टनर्स, X तथा Y बराबर के साझेदार हैं। सर साथ साथ में मत बोलो, साथ साथ में बोलना पड़ेगा बेटा, सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले नहीं। X and Y आर इक्वल पार्टनर्स, X तथा Y बराबर के साझेदार हैं। They admit C as a new partner, उन्होंने C को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। They admit C as a new partner, उन्होंने C को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। For which C contribute 5 lakh rupees cash as a capital, for which C contribute 5 lakh rupees cash as a capital, जिसके लिए C 5 लाख रुपए पूंजी के लिए नगद लाएगा। जनरल प्रविष्टि दीजिए, मेक द जनरल एंट्री। कर सकते हो? कैपिटल के लाएगा 5 लाख रुपए पूंजी के लाएगा सर कैपिटल के बाद एज कैपिटल, मेक द जनरल एंट्री। अब अपने को सिर्फ इसके जनरल एंट्री करनी है। भाई बताओ क्या एंट्री होगी? हम कौन है? फॉर्म में मेरे पास कैश आ रही है, कैश आने पर क्या एंट्री करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिख देंगे? टू सीज कैपिटल अकाउंट। बस हो गई एंट्री। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, फटाफट छापो एंट्री। फिर आते हैं अपन सेकंड वाले पॉइंट पे। तो अगर वो मशीन लाया 2 लाख की, प्लांट लाया 3 लाख का, बिल्डिंग लाया 2 लाख रुपए की, स्टॉक लाया। स्टॉक समझते हो क्या होता है? जिस चीज की हम ट्रेडिंग करते हैं, जिस चीज का हम व्यापार करते हैं, वो माल अगर हमारे पास बचा हुआ रहता है तो उससे हम बोलते हैं स्टॉक। डेटर्स क्या होते हैं भाई? डेटर्स देनदार। कौन होते हैं पता है? जिसे हमने उधार में माल बेचा होता है, गुड सेल किया होता है जिनको। क्या ये हमारे लिए एसेट्स होती है? नहीं। जिससे हमने माल बेचा उधार में, तो ये हमारे लिए एसेट्स है, क्योंकि हम उससे पैसा मांगते हैं। ठीक है? हमारा राइट है उसके ऊपर। हर वो चीज आपके लिए एसेट्स होगी जिसके ऊपर आपका राइट होगा। ठीक है? फिर हमने कहा वो कुछ क्रेडिटर्स भी लेके आया। अब ये क्रेडिटर्स को तो कौन होते हैं? दायित्व, लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनसे हमने माल खरीदा होता है उधार में। क्या ये हमसे पैसा मांगते हैं? यस, ये हमारे लिए हो जाती है लायबिलिटी। एक ही लोन भी लेके आया। बताओ क्या लोन भी लायबिलिटी होगी? यस, लायबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि इसका पेमेंट करना बाकी है। ठीक है? ये सारी चीजें अपने साथ लाया है और क्वेश्चन कह रहा है आपको एंट्री करनी है। कर सकते हो? क्या ये बिजनेस लेके आया अपने साथ? यस, बिजनेस तो लाया है, तभी तो एसेट्स और लायबिलिटीज आ रही है। समझ गए?
तो अब हमें करनी है इसकी एंट्री। तो बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए? Machine एंट्री account सिंपल debit, है, plant जो भी एसेट्स लाया डेबिट करो, जो भी लायबिलिटीज लाया क्रेडिट करो, और जो बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा ना वो कैपिटल में जाएगा। ठीक है, तो देखो मशीन क्या है? एसेट्स है, प्लांट भी एसेट्स है। पहले एक बार देख लेते क्या क्या एसेट्स है। बिल्डिंग भी एसेट्स है, संपत्ति है, स्टॉक भी एसेट्स है, डेटर्स भी एसेट्स है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लोन लायबिलिटी। तो जो जो एसेट्स आई सबको डेबिट करते जाओ, जो जो लायबिलिटीज आई सबको क्रेडिट करते जाओ। चलिए आगे लिखते हैं, चलेगा। हाँ, एग्जाम्पल में तो कैसे लिखोगे? क्वेश्चन आएगा ये तो आपको, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है वैसे। बस मशीन अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन कभी नहीं बताएगा ये एसेट्स है, ध्यान रखना, ये अपने को देखना पड़ेगा। कितने की? 2 लाख रुपए की। तो यहाँ लिखना है 2 लाख। ठीक है, प्लांट लाया, प्लांट अकाउंट डेबिट 1 लाख। मशीन एसेट्स है, प्लांट एसेट्स है, एसेट्स बढ़ने पर हमेशा डेबिट होती है। बिल्डिंग भी आई हमारे पास, बिल्डिंग बढ़ गई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने की? 2 लाख की। फिर स्टॉक आया, स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000 एसेट्स है। डेटर्स आए हमारे पास, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए के। ठीक है, क्रेडिटर्स आए 2 में लिखना, लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है। 2 में क्या लिखूंगा? 2 क्रेडिटर्स कितने? 1 लाख रुपए के। और 2 लोन, लोन भी लायबिलिटी है, कितने का? 1 लाख रुपए का। अब देखो कुछ फर्क आएगा, डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल हमेशा अकाउंट्स में बराबर होनी चाहिए। जो फर्क आएगा ना वही कैपिटल होगी अब हमारे पास। 2 C's कैपिटल, ये निकलेगा हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, डेबिट की टोटल देखो 5, 6, 7, 8, 8.5 लाख रुपए आ रही है इसकी टोटल। 8.5 में से 2 लाख गए, 6.5 लाख रुपए यहाँ लिखूंगा तभी तो मैच होगा। 8 50, 6.5 कैसे आएगी मैडम? 3 2 5 नहीं हो जाते हैं? 5 और 2 7, 1 8, 8.5 क्या करेंगे? 8.5 लाख डेबिट के टोटल आ रही है, क्रेडिट में भी 8.5 करने। 8.5 में से 2 तो ऑलरेडी पड़े ही हैं, तो कितने और लिखने पड़ेंगे? 6,50,000। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक है, छापो फटाफट, लिखना पड़ेगा क्या? यस, ये तभी तो आएगी।